afternoon to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss POS Act 2013, the Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, or alternatively, it is called Prevention of Sexual Harassment Act 2013, POS Act 2013. It is part 3. In this part, I will discuss section 8 to section 11. I will explain briefly. Definitely, if you see the video, then you can understand the section 8 grants and audit, section 9 complaint of sexual harassment, section 10 conciliation, section 11 inquiry into complaint. In this part also you can get 16 MCQs. Those type of questions are coming nowadays in different examination. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. And related to the POS Act, already I uploaded first 2 parts. It is up to section 7, so it is third part. So my friends, follow my Facebook page, same Asit Government Tool Guru, and my WhatsApp number is there, 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. Now I am going to discuss POS Act 2013. This part 3. I will discuss briefly section 8 to section 11 and also 16 MCQs. First one, you see, question number 1. It is given, who is responsible for making available the funds to the district officer under POS Act? Who is responsible for making available the funds to the district officer under POS Act? आपको मालूम है कि जो लोकल कमिटी होता है, लोकल कंप्लेंट कमिटी, एक्चुअली जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमिटी नहीं है, तब वो लोकल कंप्लेंट कमिटी के पास जाएगा. बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिस सेक्टर में लेस देन 10 वर्कर्स है, वहां पर आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी नहीं होता है. तो उस केस में यदि सेक्सुअल हरासमेंट होता है कोई फीमेल एम्प्लॉय का, तब वो लोकल कंप्लेंट कमिटी उसका इंक्वायरी करता है और उसका डाटा कलेक्ट करता है. ठीक है. तो इसमें क्या है, 2 चीज आपको याद रखना है. जो लोकल कंप्लेंट कमिटी एलसीसी है, इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लेस देन 10 वर्कर्स, यदि कोई फीमेल वर्कर्स को इफ द फीमेल वर्कर बेसिकली सफर इन सेक्सुअल हरासमेंट, द मैटर गोज टू द लोकल कंप्लेंट कमिटी. अनदर वन, एम्प्लॉयर, यदि मालिक के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट चार्ज लगता है, तब वो लोकल कंप्लेंट कमिटी के पास जाएगा. मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, पार्ट 2, उसमें क्लियरली मेंशन है. तो इसमें क्या है, जो लोकल कंप्लेंट कमिटी में कुछ मेंबर्स है, जैसे जो चेयरमैन है वो एक एमिनेंट फीमेल पर्सनालिटी है, जिसका नॉलेज बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर रिलेटेड है, और एक सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, और बेसिकली सी इज प्रोमिनेंट वन रिलेटेड टू द बेसिकली फीमेल रिलेटेड मैटर्स. तो उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं लोकल कंप्लेंट कमिटी में, जिनको फी पेमेंट किया जाएगा. उसमें 2 मेंबर्स को आप छोड़ दीजिए. एक है एक्स ऑफिसियो मेंबर है, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट से, जो सोशल वेलफेयर से वो आते हैं, उनको कोई फी पेमेंट नहीं होगा. और एक है, उसमें कोई एक ओमेन, जैसे तहसील है कि तालुका है, तो इस लेवल में एक फीमेल मेंबर को चूज किया जाता है, तो उसको भी फी पेमेंट नहीं किया जाएगा. मगर उसमें क्या है, 2 मेंबर्स एक्चुअली, एटलीस्ट 2 मेंबर्स from non-governmental organizations or associated with basically sexual harassment related matters. So ये जो चेयरमैन होते हैं लोकल कंप्लेंट कमिटी, और बाकी जो 2 मेंबर्स अभी मैं बताया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे और कोई एसोसिएशन से आएंगे जिनका नॉलेज है बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, तो उनको फी पेमेंट किया जाता है. तो ये फी जो पेमेंट किया जाएगा, कहां से फंड आएगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को. तो वही है. तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अवेलेबल द फंड्स टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर पोस्ट एक्ट? तो यहां पर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फंड जाएगा.
तो उसमें पार्लियामेंट में अप्रूव होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को फंड जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी सेटअप करेगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी सेटअप करेगा, ठीक है, और एजेंसी वो जो एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगा वो एजेंसी फंड प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो जो लोकल कंप्लेंट कमिटी में जो मेंबर्स है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से और कोई एसोसिएशन से, और बेसिकली जो चेयरमैन है उनको फी पेमेंट किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको भी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मगर इसमें जो क्लियरली क्वेश्चन है आंसर है द एजेंसी सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो फंड जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी सेटअप करेगा, और जो एजेंसी सेटअप करेगा वही एजेंसी फंड प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। तो लोकल कंप्लेंट कमेटी में आप देखिए मेरा पार्ट 2 में है, उसमें 2 मेंबर्स को छोड़ के बेसिकली जो एक्स ऑफिसियो मेंबर है वो तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, और एक है मैं बताया था एक वोमेन सिलेक्ट होता है जो तालुका और बेसिकली तहसील लेवल में, उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा। अदर मेंबर है जो चेयरमैन है वो एक एमिनेंट वोमेन पर्सनालिटी है, जब उसका सोशल कॉज के ऊपर उसका नॉलेज है, ठीक है, और वो फैमिलियर है रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट, और एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है तो उसको तो फी पेमेंट किया जाएगा। और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जो मेंबर आते हैं, कोई एसोसिएशन से मेंबर आते हैं तो उनको तो फी पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे जो सेक्शन 8 है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे। The accounts of the agency set up under section 8 under POS Act must be audited. 4 options by the Comptroller and Auditor General of India in consultation with the Accountant General of the state as prescribed, by private chartered accountant chosen by the agency by the Finance Ministry directly. तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो एजेंसी सेटअप करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट वो एक एजेंसी सेटअप करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट से वो जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी को सेटअप करेगा फंड ट्रांसफर हो जाएगा एजेंसी को, तो एजेंसी से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फंड जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो मेंबर्स होते हैं लोकल कंप्लेंट कमेटी उनको फी पेमेंट करेगा, यही है। तो ये जो अकाउंट्स को ऑडिट कौन करता है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने एजेंसी सेटअप किया और फंड ट्रांसफर हुआ स्टेट गवर्नमेंट से एजेंसी को, और यहाँ पर जो ऑडिट एक्चुअली जो होता है, जो अकाउंट्स एक्चुअली एजेंसी उसको मेंटेन करता है, उसका ऑडिट कौन करता है, तो उसमें देखिए 4 ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इन कंसल्टेशन विद द अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो पोस्ट एक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो एजेंसी के पास फंड ट्रांसफर होता है स्टेट गवर्नमेंट से एजेंसी को, और ये जो एजेंसी जो अकाउंट मेंटेन करता है और एजेंसी से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को जाता है फंड, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स पेमेंट करते हैं, फी पेमेंट करते हैं। जो मेंबर्स एक्चुअली लोकल कंप्लेंट कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनी एसोसिएशन से, और जो चेयरमैन है तो उसका जो ऑडिट होता है वो एजेंसी एक्चुअली कंसल्ट विद द अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी आप देखिए सेक्शन 8 जो है पोस्ट एक्ट 2013 का, ग्रांट्स एंड ऑडिट ऑफ द पोस्ट एक्ट, आप रूल पोजीशन को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल पोजीशन है, ठीक है। तो यहां पे मैं बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव ग्रांट्स, ठीक है, टू स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट फॉर पेइंग फीस और अलाउंसेस अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 4। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन है जो लोकल कंप्लेंट कमिटी में जो एक्स ऑफिसियो मेंबर है वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, और एक जो ओमेन को उसमें लोकल कंप्लेंट कमिटी में मेंबर के आकार में अपॉइंटमेंट दिया जाता है, वो बेसिकली वही तहसील से आता है, तो ये दोनों को पेमेंट नहीं होता है। बाकी जो मेंबर्स है चाहे चेयरमैन ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमिटी और मेंबर्स फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस, तो उनको फी पेमेंट होगा या अलाउंसेस पेमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देता है स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट देता है वो ग्रांट एक्चुअली अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। देन स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, एक एजेंसी सेटअप करेगा, द स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट एन एजेंसी एंड ट्रांसफर द ग्रांट्स टू इट। तो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप वन एजेंसी, तो एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट से मनी ट्रांसफर जो फंड ट्रांसफर हो जाएगा एजेंसी को, ठीक है। तब एजेंसी से फंड किसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। The agency provides required funds to
टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स फॉर मेकिंग द पेमेंट्स। ठीक है, तो ये जो फी एंड अलोवेंसेस जो होता है लोकल कंप्लेंट कमिटी में जो मेंबर्स होते हैं, जो उनको जो फी एंड अलोवेंसेस पेमेंट होता है, ये चैनल है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू एजेंसी, एजेंसी टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, देन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एक्चुअली पेमेंट करता है। ठीक है, और उसका जो ऑडिट होगा, जो एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप किया उसके पास तो फंड है ना, तो ऑडिट तो होगा, तो द एजेंसी मस्ट मेंटेन अकाउंट्स तो गेट देम ऑडिटेड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट अकाउंटेंट जनरल। तो एजेंसी वहां पर क्या करेगा, जो स्टेट अकाउंटेंट जनरल है उनके साथ कंसल्टेशन करके वो जो अकाउंट्स को एक्चुअली मेंटेन करता है वो अकाउंट्स का ऑडिट होगा। ठीक है, और रिपोर्ट किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा प्रिस्क्राइब्ड टाइम में। मगर एजेंसी वहां पर कंसल्ट करेगा स्टेट अकाउंटेंट जनरल से कि मेरे पास जो अकाउंट है उसको प्रॉपरली ऑडिट किया जाए, और जो ऑडिट रिपोर्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जो फंड फ्लो होता है, जो लोकल कंप्लेंट कमिटी में जो मेंबर्स होते हैं उनका जो फी एंड अलाउंसेस पेमेंट होता है, वो फंड कहां से आता है, तो सेंटर टू स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी सेटअप करता है, तो एजेंसी के पास फंड ट्रांसफर हो जाता है, एजेंसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देता है, तब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बेनिफिशियरीज को पेमेंट करता है। ठीक है, और ऑडिट रिलेटेड मैटर में एजेंसी क्या करेगा ना, कंसल्ट करेगा स्टेट अकाउंटेंट जनरल से कि मेरे पास जो अकाउंट है उसको ऑडिट प्रॉपरली ऑडिट किया जाए, और उसका रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, सेक्शन 8 क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विद इन व्हाट टाइम लिमिट मस्ट एन अग्रीव्ड वुमन फाइल ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर द पोक्सो एक्ट। तो जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में जो अग्रीव्ड वुमन है, जो विक्टिम वुमन है, वो कितना दिन के अंदर एक्चुअली वो कंप्लेंट लॉन्च करेगा। ठीक है, तो अग्रीव्ड वुमन मींस एक्चुअली जो विक्टिम है, ओके, द वुमन एक्चुअली हु वाज ऑप्रेस्ड, ठीक है, और हु वाज मॉलेस्टेड। तो वो जब इंसिडेंट होगा उसका कितना दिन के अंदर वो कंप्लेंट लॉन्च करना चाहिए उसको। ठीक है, तो 1 month फ्रॉम द इंसिडेंट, 2 months फ्रॉम द इंसिडेंट, 3 months फ्रॉम द इंसिडेंट, 6 months फ्रॉम द इंसिडेंट। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है करेक्ट है, 3 months फ्रॉम द इंसिडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, इन केस ऑफ ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स अंडर पोक्सो एक्ट द कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड विद इन। यदि सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होता है, सपोज ए पर्टिकुलर जो फीमेल एम्प्लॉय है, यदि सीरीज ऑफ इंसिडेंट का वो शिकार होता है, सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड जो मैटर है वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होता है, लगातार रिपीटेडली इंसिडेंट हैपेंड, तो उस केस में कितना दिन के अंदर कंप्लेंट लॉन्च होगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। तो इस केस में क्या है, जो लास्ट इंसिडेंट होगा उसका 3 months के अंदर। तो अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 months फ्रॉम द लास्ट इंसिडेंट। यदि सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होता है, इफ कंटिन्यूअसली द फीमेल एम्प्लॉय इज मॉलेस्टेड, तो जो लास्ट इंसिडेंट होगा उसका 3 months के अंदर वो कंप्लेन लॉन्च करेगा। तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स क्लियर है इस मैटर में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर पोक्सो एक्ट the internal committee or local committee can extend the time limit for filing a complaint by। तो जब इंसिडेंट होता है तो जिस डेट में इंसिडेंट होगा उसका 3 months के अंदर बेसिकली फीमेल जिसको सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, द अग्रीव्ड, सपोज द अग्रीव्ड फीमेल, द अग्रीव्ड वुमन, वो एक्चुअली 3 months के अंदर कंप्लेंट लॉन्च करेगा। और कभी कभी ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में वो लॉन्च नहीं कर पाता है, तो इस केस में चाहे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी हो कि लोकल कमिटी हो, उसको एक्सटेंड कर सकता है टाइम लिमिट को। तो कितना दिन यदि एक्सटेंशन होगा, कितना टाइम लिमिट के लिए एक्सटेंड होगा, अगेन 3 months, ऑप्शन सी। तो मगर उसमें सर्कमस्टांसेस देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल एम्प्लॉय, वो ऐसा कुछ सर्कमस्टांस है जो वो केस लॉन्च नहीं कर पाता है, तो इस केस में जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है वो असेस करेगा और सर्कमस्टांस को जज करने के बाद वो एक्सटेंशन देगा 3 months। सो सिमिलरली लोकल कमिटी में बताया था, लोकल कमिटी 2 टाइप से एक्चुअली, जहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी नहीं है वहां पर लोकल कमिटी में कंप्लेंट लॉन्च होगा।
तो एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पर लेस देन 10 वर्कर्स है, और यदि जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर एक्चुअली चार्ज लगेगा सेक्सुअल हरासमेंट का, तब वो लोकल कमिटी के पास जाएगा। अदरवाइज सभी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है। तो एक्सटेंशन होगा तो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन होगा, ठीक है। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द पोस्ट। ये कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड है। यहां पर क्वेश्चन हु कैन कंप्लेन, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हु कैन कंप्लेन ना, एनी अग्रीव्ड वुमन कैन फाइल ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अग्रीव्ड वुमन मींस एक्चुअली द वुमन एक्चुअली हु वाज मोलेस्टेड, ओके, जो चाहे वो फीमेल एम्प्लॉय हो कि एनी वुमन हो या जिसको मोलेस्ट किया जाता है, जो मोलेस्टेशन का शिकार हुआ है वही कंप्लेंट लॉन्च करेगा। अच्छा, वेयर टू कंप्लेन, सेकंड क्वेश्चन है टू द यदि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, टू द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इफ द वर्क प्लेस हैज वन, और टू द लोकल कमिटी इफ नो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एग्जिस्ट। वर्क प्लेस तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है तो वो आईसीसी को कंप्लेन करेगा, और जहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी नहीं है वहां पर वो लोकल कमिटी में कंप्लेन लॉन्च करेगा, ठीक है। और टाइम लिमिट दे दिया। अभी टाइम लिमिट के ऊपर मैं बोला था कि जब इंसिडेंट होता है उसका 3 मंथ्स के अंदर कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द इंसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऑलरेडी एमसीक्यू दिया था। तो जब इंसिडेंट होगा 3 मंथ्स के अंदर अग्रीव्ड वुमन मस्ट लॉन्च कंप्लेंट। अच्छा, यदि सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होता है, कंटिन्यूअस इंसिडेंट होता है, जब जब लास्ट इंसिडेंट होगा, लास्ट इंसिडेंट्स का 3 मंथ्स के अंदर वो कंप्लेन लॉन्च करेगा, ओके। और एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन केस में अनदर 3 मंथ्स एक्सटेंशन होगा, मगर सर्टन सर्कमस्टांसेस में, ओके, चाहे आईसीसी हो कि लोकल कंप्लेंट कमिटी हो, वो सर्कमस्टांस को जज करेंगे और उसके हिसाब से वो कंप्लेंट डेट को एक्सटेंशन दे सकते हैं 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। अच्छा, असिस्टेंस इन कंप्लेंट इफ द वुमन कैन नॉट मेक द कंप्लेंट इन राइटिंग। यदि जो अग्रीव्ड वुमन है, यदि वो ऐसा स्थिति में नहीं है, कंडीशन में नहीं है कि वो राइटिंग में कंप्लेंट दे सकता है, नाउ द अग्रीव्ड वुमन इज नॉट इन नॉर्मल कंडीशन टू लॉन्च द कंप्लेंट थ्रू राइटिंग, तो इस केस में क्या होगा ना, आईसीसी और एलसी मेंबर्स मस्ट हेल्प फॉर, ओके, पुट इन राइटिंग। इफ द वुमन कैन नॉट मेक द कंप्लेंट इन राइटिंग, यदि वो लिख नहीं पाता है, यहां पर क्या है असिस्टेंस इन कंप्लेंट, यदि वो खुद राइटिंग से लिख कर नहीं दे पाता है तब इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, लोकल कंप्लेंट कमिटी मेंबर्स उसको हेल्प करते हैं, ओके, और वो उसका राइटिंग में हेल्प करते हैं। और जो 5th पॉइंट है इसमें क्या है, इफ वुमन कैन नॉट कंप्लेन हरसेल्फ, ये जो 5th है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो जो अग्रीव्ड वुमन है वो ऐसा नॉर्मल स्थिति में नहीं है कि वो कंप्लेन खुद लॉन्च कर सकता है, इस केस में कौन ऑन बिहाफ ऑफ हर एक्चुअली हु लॉन्च द कंप्लेन, उसका लीगल हेयर है, याद रखिए, और एनी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन कैन फाइल द कंप्लेंट ऑन हर बिहाफ। मगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है लीगल हेयर। यदि वो खुद कंप्लेन लॉन्च नहीं कर पाता है क्योंकि वो कंडीशन में नहीं है, तो उस केस में उसका लीगल हेयर कंप्लेन लॉन्च कर सकता है, और एनी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन यहां पर दिया है, एनी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन कैन फाइल द कंप्लेंट ऑन हर बिहाफ, ठीक है। तो ये जो था जो सेक्शन 9 था रिलेटेड टू द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली जब इंसिडेंट होता है 3 मंथ्स के अंदर कंप्लेन लॉन्च करना है, और ऐसा कुछ सर्कमस्टांस है जहां पर 3 मंथ्स एक्सटेंशन हो सकता है, और यदि वो राइटिंग इट मींस द अग्रीव्ड वुमन इज अनेबल टू लॉन्च द कंप्लेंट थ्रू राइटिंग, तब इस केस में उसको आईसीसी एलसीसी मेंबर्स उसको असिस्ट करते हैं। और इफ द अग्रीव्ड वुमन इज नॉट इन नॉर्मल कंडीशन टू लॉन्च द कंप्लेंट, तो इस केस में क्या होगा, ऑन बिहाफ ऑफ हर उसका लीगल है और एनी अदर प्रेस्क्राइब पर्सन उसका तरफ से कंप्लेन लॉन्च कर सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अंडर पोस एक्ट कंसिलिएशन अंडर सेक्शन 10 कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी। एक कंसिलिएशन होता है, जो अग्रीव्ड वुमन है और जो रेस्पोंडेंट है जिसके ऊपर चार्ज लगा है, रेस्पोंडेंट मींस जो चार्ज जिसके ऊपर लगा है, तो दोनों के बीच में कंसिलिएशन हो सकता है। यदि जो अग्रीव्ड वुमन वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको सेटल कर, केस को सेटल कर दिया जाए, मगर उसमें कोई उसको मॉनेटरी असिस्टेंस नहीं, मॉनेटरी कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, मगर खुद अग्रीव्ड वुमन वो तो केस लॉन्च किया था और वो अभी बोल रहा है कि उसको सेटल कर दिया जाए, ओके।
जिसके ऊपर चार्ज लगा था उसके साथ सेटल कर दिया जाए, तो वो कहीं वही कंसिलिएशन सेक्शन 10 में आ जाता है। तो यहां पर जो अंडर पोस्ट एक्ट कंसिलिएशन अंडर सेक्शन 10 कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अग्रीव्ड वोमैन। ओके, जो मोलेस्टेड वोमैन है, यदि वो अप्रोच करता है कि मैं जो कंप्लेन दिया था, तो जो सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड कंप्लेन दिया था उसको सेटल कर दिया जाए रेस्पोंडेंट के साथ, ठीक है, यदि वो इस तरीके का रिक्वेस्ट करता है, तब वो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी उसको सेटल करने के लिए ट्राई करता है, मगर इसमें कोई मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसको हम सेक्शन 10 को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड एज द बेसिस ऑफ कंसिलिएशन अंडर पोस एक्ट। तो जब कंसिलिएशन का बात आ जाता है, जब अग्रीव्ड वोमैन है जिसको मोलेस्ट किया गया था, कि वो अभी बोल रहा है कि मैं जो कंप्लेन दिया था उसको सेटल कर दिया जाए, ठीक है, उसके ऊपर इंक्वायरी ना हो, उसको सेटल कर दिया जाए, मगर उसमें कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई भी मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा कि रिस्पोंडेंट जो अग्रीव्ड वोमैन को कुछ मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दे दिया और वो आकर बोल रहा है कि अभी सेटल हो जाए, कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, मगर अग्रीव्ड वोमैन की तरफ से एक अप्रोच गया लोकल कंप्लेंट कमिटी को, कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को, कि उसको जो मैं केस लॉस किया था उसको सेटल कर दिया जाए, मगर इसमें प्रोहिबिटेड है, मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा। ओके, इस तरीके का कंसिलिएशन में कोई मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर पोस एक्ट इफ ए सेटलमेंट इज रीच्ड थ्रू कंसिलिएशन द आईसीएलसी मस्ट। यदि कंसिलिएशन हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, अग्रीव्ड वोमैन रेस्पोंडेंट के बीच में सेटलमेंट हो जाता है, तब क्या होगा, राइटिंग में वहां पर जो भी सेटलमेंट हुआ, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तब उसको भेज दिया जाएगा एम्प्लॉयर, आईसीसी में इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में एम्प्लॉयर के पास जाएगा, और लोकल कंप्लेंट कमिटी में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो भी सेटलमेंट हुआ, जो राइटिंग में उसको बेसिकली नोटेड डाउन किया गया, और उसको जो राइटिंग मटेरियल है वो एम्प्लॉयर को भेजा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजा जाएगा। यदि आईसीसी है वो एम्प्लॉयर के पास जाएगा, यदि लोकल कंप्लेंट कमिटी है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएगा। ओके, तो रिकॉर्ड द सेटलमेंट एंड फॉरवर्ड इट टू द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया, अग्रीव्ड वोमैन अप्रोच किया, तब सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट होने से क्या होगा, उसको रिकॉर्डेड किया जाएगा। ओके, उसको राइटिंग में रिकॉर्डेड किया जाएगा, और उसको यदि आईसीसी है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, वो एम्प्लॉयर को भेजेगा, और लोकल कंप्लेंट कमिटी है तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर पोस एक्ट टू हुम मस्ट द कॉपीज ऑफ द कंसिलिएशन सेटलमेंट बी प्रोवाइडेड। जब सेटलमेंट हो जाएगा, चाहे आईसीसी हो कि एलसीसी केस में, लोकल कंप्लेंट कमिटी की इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में सेटलमेंट हो गया अग्रीव्ड वोमैन रेस्पोंडेंट के बीच में, तो वो तो राइटिंग में रिकॉर्डेड होगा, और वो आईसीसी है तो एम्प्लॉयर के पास जाएगा, और लोकल कंप्लेंट कमिटी है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएगा, और इसमें एक एक कॉपी जो सेटलमेंट कॉपी है वो भी अग्रीव्ड वोमैन और रेस्पोंडेंट दोनों को एक एक कॉपी भी दिया जाएगा। तो अग्रीव्ड वोमैन जो मॉलेस्टेशन का शिकार हुआ है, और जो रेस्पोंडेंट है जिसके ऊपर चार्ज लगा है, तो दोनों को भी एक एक कॉपी दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो सेटलमेंट हुआ, तो सेटलमेंट का एक एक कॉपी अग्रीव्ड वोमैन और रेस्पोंडेंट को भी दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए सेक्शन 10 कंसिलिएशन के ऊपर है, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिलिएशन ऑप्शन है, बिफोर स्टार्टिंग ए फॉर्मल इंक्वायरी द आईसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और लोकल कमिटी में ट्राई टू सेटल द मैटर इफ द अग्रीव्ड वोमैन रिक्वेस्ट इट। तो इंक्वायरी के पहले यदि अग्रीव्ड वोमैन जिसको मोलेस्ट किया गया है, ओके, यदि वो रिक्वेस्ट करता है कि जो भी मैं केस लॉन्च किया था उसको सेटल कर दिया जाए रेस्पोंडेंट के साथ, रेस्पोंडेंट मींस जो जिसके ऊपर चार्ज लगा है, ठीक है, तो इंक्वायरी के पहले, तो एक कंसिलिएशन ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो सेटलमेंट होगा उसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। देखिए, द सेटलमेंट कैन नॉट बी मॉनिटरी, नो मनी कंपेंसेशन एज बेसिस। इसमें जो सेटलमेंट होगा कोई उसका जो बेसिस रहेगा वो मनी नहीं रहेगा, ठीक है। अग्रीव्ड वोमैन क्या है
वो वॉल्यूंटरीली वो बोल रहा है कि जो कंप्लेन में लॉन्च किया था, सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड कंप्लेन, उसको मैं सेटल करना चाहता हूँ रिस्पोंडेंट के साथ, वो रिक्वेस्ट करता है। और इसमें कोई बेसिस नहीं है कि अग्रीड वोमैन को कुछ पैसा दे दिया जाएगा और वो सेटल करेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट वन, रिकॉर्डिंग सेटलमेंट क्या है? यदि सेटलमेंट होता है जो भी रिकॉर्डेड होगा राइटिंग में, तब उसको आईसीसी है तो एम्प्लॉयर के पास भेजेगा, और यदि लोकल कंप्लेंट कमिटी है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास भेजेगा। और एक एक कॉपी जब सेटलमेंट में, एक एक कॉपी जो सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट का एक एक कॉपी अग्रीड वोमैन और रेस्पोंडेंट को एक एक कॉपी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? यदि सेटलमेंट हो जाता है तब कोई फर्दर इंक्वायरी का जरूरत नहीं है, ठीक है। वन सेटलमेंट इज रीच्ड, नो फर्दर इंक्वायरी इज कैरिड आउट बाय द आईसी और एलसी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और लोकल कंप्लेंट कमिटी, कोई भी फर्दर इंक्वायरी कैरिड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, अंडर पोस एक्ट, इन केस नो सर्विस रूल्स एग्जिस्ट द इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड। यदि कोई सर्विस रूल्स, एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर सर्विस रूल्स है, यदि सर्विस रूल नहीं है तब वो द इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड, वो इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा? वही क्वेश्चन पूछा है। जहां पर कोई सर्विस रूल्स नहीं है वहां पर इंक्वायरी कौन करेगा? इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द पुलिस ओनली, बाय द एम्प्लॉयर्स डिस्क्रिप्शन, बाय सिविल कोर्ट जज। जहां पर सर्विस रूल नहीं है वहां पर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द पुलिस ओनली, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स, if a prima facie case exists, the local committee must forward the complaint to police within dash days। यदि कोई डोमेस्टिक वर्कर, जो डोमेस्टिक वोमेन वर्कर है, उसको एक्सप्लॉइट किया गया और ये मैटर लोकल कमिटी को गया, तो लोकल कमिटी जो पुलिस को फॉरवर्ड करेगा, कितना दिन के अंदर करेगा? विदिन हाउ मेनी डेज ऑफ द इंसिडेंट द लोकल कमिटी फॉरवर्ड दिस कंप्लेंट टू द पुलिस? तो ये विदिन 7 डेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, तो आप याद रखिए। यदि कोई डोमेस्टिक फीमेल वर्कर को मोलेस्ट किया जाता है और वो मैटर लोकल कमिटी को जाता है, तो लोकल कमिटी मस्ट फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू पुलिस विद इन 7 डेज। तो विद इन 7 डेज मीन्स इट मीन्स इंसिडेंट को आप ले लो, ओके। सपोज टुडे इंसिडेंट इज हैपेंड, देन विद इन 7 डेज द लोकल कमिटी मस्ट फॉरवर्ड द केस टू द पुलिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 12, under POS Act, the complaint of a domestic worker forwarded to police is usually registered under which IPC section? यदि कोई डोमेस्टिक फीमेल वर्कर को मोलेस्ट किया गया और वो मैटर चला गया लोकल कमिटी, लोकल कंप्लेंट कमिटी के पास, तो लोकल कंप्लेंट कमिटी उसको जब इंसिडेंट हुआ उसका 7 डेज के अंदर वो तो पुलिस को फॉरवर्ड कर देगा। तो कौन सा आईपीसी सेक्शन में वो कंप्लेंट लॉन्च होगा पुलिस स्टेशन में? वही क्वेश्चन पूछा है। जो इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी सेक्शन, कौन सा आईपीसी सेक्शन में इस तरीके का केस कंप्लेंट को लॉन्च किया जाएगा? सेक्शन 376, सेक्शन 354, सेक्शन 509, सेक्शन 503। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 509, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ टर्म्स ऑफ कंसिलिएशन सेटलमेंट सेक्शन 10 आर नॉट कंप्लाइड विथ द आईसी और एलसी, यदि जो कंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जो सेटलमेंट हुआ था, उसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस था, यदि जो रेस्पोंडेंट है जिसके ऊपर चार्ज लगा था, यदि वो टर्म्स जो कंडीशंस था सेटलमेंट का, उसको वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं मान रहा है, तब द आईसी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और लोकल कंप्लेंट कमिटी साल डैश, वो क्या करेंगे? क्योंकि अभी फिर आकर अग्रीव्ड वोमैन बोल रहा है कि जो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट था, अभी वो रिस्पोंडेंट जिसके ऊपर चार्ज लगा था वो उसको ठीक से कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो आकर फिर कंप्लेन किया इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में और लोकल कंप्लेंट कमिटी में। तो वहां पर आईसीसी एलसीसी क्या करेंगे? तो वहां पर ऑप्शन सी, प्रोसीड विथ इंक्वायरी, तो वो इंक्वायरी में जाएंगे और फॉरवर्ड टू पुलिस, ठीक है। तो यदि कोई ऑर्गेनाइजेशंस में है तो वो इंक्वायरी में जाएगा, और यदि लोकल कंप्लेंट कमिटी में इस तरीके का केस आ जाता है सेटलमेंट होने के बाद, फिर अग्रीव्ड वोमैन जाकर कंप्लेन कर रहा है, तब वो पुलिस के पास जाएगा, फॉरवर्ड टू पुलिस,
ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द आईसी और एलसी हैज पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट रिगार्डिंग। तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, और जो लोकल कंप्लेंट कमिटी है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेस देन 10 वर्कर्स है, मैं बोला था यदि एम्प्लॉयर के ऊपर एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट चार्ज लगता है तब वो लोकल कंप्लेंट कमिटी है। तो वो सिविल कोर्ट एक्चुअली वो जब इंक्वायरी करते हैं वो सिविल कोर्ट का जो पावर है उनके पास वही पावर होता है। ठीक है, तो द आईसी और एलसी हैज पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट रिगार्डिंग अरेस्टिंग द रेस्पोंडेंट, enforcing attendance, examining witnesses, requiring documents, issuing punishment orders directly, granting interim bail। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट है। enforcing attendance तो हियरिंग के लिए वो बुलाएंगे, विटनेसेस को एग्जामाइन करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आईसीसी को चाहिए एलसीसी को चाहिए वो डॉक्यूमेंट वो एक्चुअली कलेक्ट करेंगे रिस्पोंडेंट से। ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज लगा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर पोस्ट एक्ट द इंक्वायरी बाय आईसी और एलसी अंडर सेक्शन 11 मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन। यदि इंक्वायरी होता है चाहे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी करे कि लोकल कंप्लेंट कमेटी करे, तो वो कितना दिन के अंदर खत्म होना चाहिए, वही क्वेश्चन पूछा है। मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यदि इंक्वायरी होता है तो 90 डेज के अंदर खत्म होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये लास्ट एमसीक्यू है। अंडर पोस्ट एक्ट इफ द रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड अंडर आईपीसी 509, द कोर्ट में यदि रेस्पोंडेंट जिसके ऊपर चार्ज लगा है यदि वो कन्विक्टेड होता है आईपीसी 509 में, द कोर्ट में डैश सस्पेंड हिम फ्रॉम सर्विस, ऑर्डर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन टू द अग्रीव्ड वुमन एज पर सेक्शन 15, क्लोज द केस विदाउट एक्शन, डायरेक्ट आईसी और एलसी टू री इन्वेस्टिगेट। यदि वो आईपीसी 509 से कोर्ट में कन्विक्ट होता है तब कोर्ट ये ऑर्डर भी दे सकता है, कोर्ट में ऑर्डर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू द अग्रीव्ड वुमन एज पर सेक्शन 15। ये भी कोर्ट भी ये भी ऑर्डर दे सकता है कि अग्रीव्ड वुमन को कॉम्पेंसेशन देगा, ओके, जो रेस्पोंडेंट। तो यदि आईपीसी 509 okay through IPC 509 the respondent is convicted by the court, then court may order payment of compensation to the aggrieved woman, और वो सेक्शन 15 में है पोस्ट एक्ट का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चलो सेक्शन 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल पोजीशन को याद रखिए पोस्ट एक्ट का, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। ओके, तो इंक्वायरी का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट वन, इफ द रेस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन में जिसके ऊपर चार्ज लगा है जो चार्ज ऑफिसर है, तो इफ द रेस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय, जिसके ऊपर चार्ज लगा है वो एक एम्प्लॉय है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में मैटर है, तो इंक्वायरी मस्ट फॉलो सर्विस रूल्स। जो सर्विस रूल्स में जो इंक्वायरी जो रूल्स है सर्विस रूल्स, उसी के हिसाब से इंक्वायरी होगा। इफ नो रूल्स फॉलो प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, यदि कुछ रूल्स नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स, यदि कोई डोमेस्टिक फीमेल वर्कर को एक्सप्लॉइट किया जाता है और वो लोकल कमिटी के पास आ जाता है, तो लोकल कमिटी उसको क्या करेगा, 7 डेज के अंदर, जो इंसिडेंट हुआ उसका 7 डेज के अंदर वो पुलिस को फॉरवर्ड करेगा, और वहां पर जो कंप्लेन लॉज होगा आईपीसी सेक्शन 509। ठीक है, और थर्ड वन है ब्रीच ऑफ सेटलमेंट। ब्रीच ऑफ सेटलमेंट क्या है? सेक्शन 10 में कॉन्सिलिएशन था जहां पर सेटलमेंट हुआ था, मगर अभी अग्रीव्ड वुमन बोल रहा है कि जो सेटलमेंट का जो टर्म्स कंडीशंस था, अभी रेस्पोंडेंट जिसके ऊपर चार्ज लगा था वो भी उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, वो फिर मैटर आ गया आईसीसी के पास, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रिलेटेड मैटर में आईसीसी के पास आएगा, और अदर केस में वो लोकल कंप्लेंट कमिटी के पास आएगा। तो इसमें फिर आईसीसी एलसीसी क्या करेंगे? तो आईसीसी है तो बेसिकली एम्प्लॉय रिलेटेड मैटर में आईसीसी उसको इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी लेगा, क्योंकि सेटलमेंट हो गया तो इंक्वायरी नहीं होता है। यदि सेटलमेंट इट मींस नहीं है तो इंक्वायरी होता है। तो सेटलमेंट हुआ मगर अभी वो अग्रीव्ड जो वुमन एम्प्लॉय है वो बोल रहा है कि अभी जो रेस्पोंडेंट है जिसके ऊपर चार्ज लगा था, जो चार्ज ऑफिसर है, वो टर्म्स कंडीशन सेटलमेंट का जो टर्म्स कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है। तो यदि वो आईसीसी के पास आता है
तो अल्टीमेटली आईसीसी क्या करेगा, उसको इंक्वायरी करेगा। ओके, तो उसका जो सर्विस रूल का प्रोसीजर है वो इंक्वायरी करेगा, और यदि वो लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जाता है इस तरीके का केस, तो लोकल कंप्लेंट कमेटी उसको पुलिस को फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्रीच ऑफ सेटलमेंट है। अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ पार्टीज, तो यहां पर एम्प्लॉय रिलेटेड मैटर है, ये बोथ कंप्लेनेंट एंड रेस्पोंडेंट आर एम्प्लॉइज। यदि बोथ जो अग्रीव्ड फीमेल एम्प्लॉय है और जो चार्ज ऑफिसर है, ठीक है, बोथ मस्ट बी गिवन ए हियरिंग। तो यहां पर हियरिंग होता है, तो दोनों को बेसिकली जो इंक्वायरी में दोनों को एक्चुअली दोनों का वर्सन को एक्चुअली रिकॉर्डेड किया जाएगा, एंड ए कॉपी ऑफ फाइंडिंग्स सो दैट दे कैन मेक रिप्रेजेंटेशंस। तो जो फाइंडिंग्स हुआ एक एक कॉपी दिया जाएगा और उसके ऊपर वो रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ पार्टीज, तो रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड मैटर में यदि बोथ कंप्लेनेंट एंड रेस्पोंडेंट बोथ आर एम्प्लॉइज, इस केस में क्या है, दोनों का हियरिंग होगा और जो फाइंडिंग्स है उसका कॉपी दिया जाएगा दोनों को, और वो कॉपी के ऊपर वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, और कोर्ट पावर्स रिलेटेड है, इफ द रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड अंडर आईपीसी 509, मैं बताया था यदि रेस्पोंडेंट एक्चुअली कन्विक्टेड होता है आईपीसी 509 में, तो वहां पर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि अप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन शुड बी गिवन टू द अग्रीव्ड वुमन। द कोर्ट में ऑर्डर हिम टू पे कॉम्पेंसेशन टू द अग्रीव्ड वुमन। तो ये आज पर सेक्शन 15 पोस्ट एक्ट का ऊपर है। ये जो कॉम्पेंसेशन कोर्ट ऑर्डर देता है रेस्पोंडेंट को, जिसके ऊपर चार्ज लगा है कि आपको कॉम्पेंसेशन देना है अग्रीव्ड वुमन को। ठीक है, तो ये सेक्शन 15 है, जो कॉम्पेंसेशन के लिए कोर्ट ऑर्डर देता है वो सेक्शन 15 में है। तो ये भी कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, और पावर्स ऑफ आईसी और एलसी ड्यूरिंग इंक्वायरी, यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड मैटर में जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है और वहां पर जो लोकल कंप्लेंट कमिटी है, उनका पावर सिविल कोर्ट का पावर होता है। सिविल कोर्ट जो अंडर सीपीसी 908। ओके, ये याद रखिए। तो सिविल कोर्ट का जो पावर है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और लोकल कंप्लेंट कमिटी का सेम पावर होता है। वो दोनों को, कंप्लेनेंट और रेस्पोंडेंट जो जिसके ऊपर चार्ज लगा है, दोनों को समन करेंगे। ओके, उन दोनों को इट मीन समनिंग एंड एग्जामिनिंग पर्सन ऑन ओथ, डॉक्यूमेंट्स उनसे कलेक्ट करेंगे और अदर जो प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स है। ठीक है, जैसे होता है, जैसे इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी में हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा और उसमें बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जो विटनेस है उनका एग्जामाइन होगा। ठीक है, और प्रिलिमिनरी हियरिंग जब हो जाएगा, प्रिलिमिनरी हियरिंग होने के बाद रेस्पोंडेंट जो चार्ज ऑफिसर वो भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। एक टाइम लिमिट है, जैसे रूल है 15 डेज के अंदर। तो ऐसा जो जो पावर्स है वो सर्विस रूल्स में जो रूल्स है उसी के द्वारा इंक्वायरी होगा। और टाइमलाइन दिया है, द इंक्वायरी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। यदि इंक्वायरी होता है तो 90 डेज में खत्म होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिकली सेक्शन 8 टू सेक्शन 11 था। और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इज देयर, एंड इफ इंक्वायरी इज देयर, इंक्वायरी फर्स्ट वन, इंक्वायरी में क्या होता है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा और उसमें यदि कुछ एविडेंस है तब प्रॉपर इंक्वायरी होगा। ठीक है, प्रॉपर इंक्वायरी होता है जो आपका क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 है, सीसीए रूल्स, सीसी सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 में आप देख लीजिए रूल 14 मेजर पेनल्टी रूल्स। ठीक है, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग में वहां पर इट मीन्स उसको समन किया जाएगा चार्ज ऑफिसर को, और बेसिकली उसका हियरिंग होगा और वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और वहां पर विटनेसेस को एग्जामाइन किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो वहां पर जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर होगा, और यहाँ पर पोस्ट एक्ट में जो टाइम लिमिट है वो 90 डेज के अंदर इंक्वायरी खत्म होगा। ठीक है, तो आज में सेक्शन 8 टू सेक्शन 11 डिस्कस किया। रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 एमसीक्यूज को डिस्कस किया और ईच एंड एवरी रूल को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for upcoming videos. तो नेक्स्ट पार्ट 4 को वेट कीजिए,
मैं फिर सेक्शन 12 जो पोस्ट एक्ट 2013 का सेक्शन 12 से मैं वीडियो जो पार्ट 4 वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही है। थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।